नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए देश कपूर सर। मुद्दा है स्वीडन और जर्मनी में ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिसको सुनने के बाद में बाकी जो यूरोप के मुस्लिम्स हैं उनको थोड़ी सी मिर्ची लगनी शुरू हुई है। डेपुटेशंस हैव बिगन। इनफैक्ट यूके से भी डिपोर्ट किए गए हैं। पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि यूके ने इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। सेकेंड, स्वीडन की मिनिस्टर्स आकर रिकॉर्ड पे ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, दैट इज वेरी इंकरेजिंग। बट क्या टुवर्ड्स द एंड हम डिस्कस करेंगे कि विल दीज थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, व्हिच हैव स्टार्टेड हैपनिंग नाउ, एक एंटी इमिग्रेंट या एंटी मुस्लिम जो फीलिंग्स यूरोप में चल रही है वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है? क्या वो रोक पाएंगी? सो सर, ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। हाँ, एक और चीज इससे पहले, सर का मैगजीन है, वीकली मैगजीन है दृष्टिकोण.com। उस पे एक रिसर्च आर्टिकल आता है ऑन एवरी सैटरडे एंड संडे, डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन यू आर इन द ज्योग्राफी, और बहुत ही थरोली रिसर्च होता है, तो उसे भी प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जी सर, अ वेरी थैंक वार्म यू सो मच गायत्री, थैंक यू सो मच। या ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो चल रहा है। अभी 28 अफगान्स जो हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको डिपोर्ट किया गया फ्रॉम जर्मनी। और स्वीडिश डिप्टी पीएम जो है एबा बुश, उसने कहा है कि उसने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम है, उसकी वैल्यूज need like are not aligned to the Swedish values, and the Muslims need to adapt to the Swedish values. So what does that mean? She was basically talking about the honor killings and the Sharia law and all those things that she thinks are against the Swedish values and the basically the larger European values. अगर हम देखें on a larger scale within Europe, तो हम ये देखेंगे कि whether it is Netherlands, whether it is Germany, whether it is Sweden, even UK and France, ये जो movements हैं and this backlash against the Middle Eastern, African, Muslim immigrants that has increased. And during this time, one thing also has increased is the attacks on the whites by these Muslim immigrants. So अभी पीछे I mean रोज के बेसिस पे ही आता है। पीछे अभी मैंने देखा था एक बंदे को अटैक किया गया जो अपने बच्चे को लेके जा रहा था स्ट्रोलर में, and he actually collapsed and died. And there were other such incidents that have been happening, which are very disturbing for people who are living there. स्पेन में कैसे उन्होंने मुहर्रम को उन्होंने सेलिब्रेट किया था, वो सब देख के वहाँ के जो स्पेनिश लोग हैं उन्होंने वीडियोस बनाए थे जिससे वो दुखी हैं। तो दिस होल थिंग, दिस seemingly what they are looking at as an attack on the European values and European lifestyle is increasing उनकी जो thought process है। ऑन द अदर हैंड, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। वो ये है कि इंक्रीजिंगली द इंडियंस आर एक्चुअली लीविंग स्वीडन। अगर हम देखें पिछले एक साल में तो 171% इंक्रीज हुआ है ऑफ इंडियंस हु हैव लेफ्ट स्वीडन, एंड द नंबर ऑफ इंडियंस हु आर एक्चुअली गोइंग टू स्वीडन were around 3,800 last year. This year that has decreased to 2,400. और उसके रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस मतलब हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है स्वीडन में, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, टेक सेक्टर की ले ऑफ्स हो रही हैं, वो तो पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं, पर वहाँ पर इतना बड़ा बिजनेस सेक्टर नहीं है कि कितने लोगों को वो रख पाए। फिर एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, वो समझते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में भी हैं, तो उनको ये लगता है कि कहाँ स्वीडन में रहें, इससे अच्छा तो हम यूएस चले जाएं और इंडिया में आए, वो बेटर है। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। फिर एक लोनलीनेस का भी फैक्टर होता है। जो इंसान बाहर रहता है ना इंडिया से, और ख़ास तौर पे यूरोप में, उसको ये बात समझ में आएगी कि वहाँ किस तरह से एक लोनलीनेस होती है फॉर पीपल हु आर लिविंग देयर। दे डोंट हैव देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स देयर। द अदर वन इज द स्पाउस के एम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस होते हैं, उनके लैंग्वेजेस की चैलेंजेस हैं जो से यूरोप और यूके में शायद नहीं होंगे। फिर ऊपर से जैसे जैसे ये जो एज आती रहती है, उसमें ये भी होता है कि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनकी भी एज इंक्रीज हो रही है, तो आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वापस जाके, तो इसलिए बहुत सारे इंडियंस वापस जा रहे हैं, इवन चाइनीज भी वापस जा रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो यूरोपियन कमीशन का एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टडी भी थी, उसमें ये भी था कि
कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में नॉन ईयू सिटीजन्स जो हैं, जो इमिग्रेट किए हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है वर्सेस ईयू सिटीजन्स जो वहीं के पैदा हुए हैं। तो अगर ये देखें तो बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि जो बाहर से आए इमिग्रेंट्स हैं, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं बेसिकली, दे और मिडल ईस्ट से, उनकी जो पॉपुलेशन है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज हायर इन say construction, like basically जो lower level होती हैं, जो helpers होते हैं, जो तो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन बहुत लो है, उनकी बहुत low है। लिविंग स्टैंडर्ड लो है, उनका स्किल लेवल बहुत लो है, फिर भी क्यों आ रहे हैं, क्यों आने दे रहे हैं इन्हें? जनरली लोग बुलाते हैं, अब जैसे कनाडा बुलाता है तो एक स्किल के बेसिस पे, नर्सेज हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, मतलब जहां पे उनको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जहां पर मिसिंग है, then why are they letting them come? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मैं जिसके बारे में आई थिंक हमें शायद और ढंग से समझना होगा, बिकॉज अगर हम देखें द सेम फिनोमिनन इज आल्सो लाइक हैपनिंग इन द यूएस। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पिछले 2 साल में 22 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल्स जो है वहाँ यूएस में आए हैं। 22 मिलियन। Now, these are not the highest of Venezuela, the highest of Mexico, the highest of Syria and Turkey. They are, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वेनेजुएलन गैंग्स आ गए हैं, वहाँ के माफियाज आ गए हैं। तो बेसिकली अगर, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ आसपास काफी सारे जो अमेरिकन हैं मैंने उससे भी पूछा है, और वो भी इसी बात से बहुत खफा भी हैं कि अल्टीमेटली क्या हो क्या रहा है कि the people who are coming in are again lower income, lower educated, lower skill level, and even worse, they are anti-democracy. So इनकी जो basic values हैं उनके खिलाफ हैं. So the question that we need to ask is कि अगर मैं एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री का अगर इंटेलिजेंस हेड हूं, या मैं यूएस का सीआई का इंटेलिजेंस हेड हूं, या एनआईए हूं, तो मैं जब देखूंगा इस पूरे सिचुएशन को कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है जहां एक हाई इनोवेशन, हाई प्रोडक्टिविटी, हाई एजुकेशन, हाई स्किल फैक्टर पॉपुलेशन जो है, दैट इज बीइंग स्वैप्ड ओवर बाय another population group which is lower income, lower education, lower productivity and lower skill level, and this swap is happening at a very rapid pace. अगर 22 मिलियन आए हैं वहां से, तो दैट इज अ बिग डील, बिकॉज पूरी पॉपुलेशन ही 300 मिलियन की है। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 10% population has come in illegally, and they are not the best of that lot from that those countries. There was a time, in fact, जो formal immigration policy है वो अभी भी कहती है कि points हैं, हम ये देखते हैं, हम education level देखते हैं, हम जो accomplishments है वो देखते हैं. But the reality is this illegal immigration that is being going on and being allowed. बाय द वे, एक अभी बिल वहां डाला गया कैलिफोर्निया में, जहां पर यह कहा गया है कि द गवर्नमेंट विल पे $150,000 टू दीज इलीगल्स एट 0% इंटरेस्ट रेट टू बाय देयर रियल एस्टेट, कि वो अपना घर खरीद सकें. हमारे लिए जो यहाँ के सिटीजन्स भी हों, उनकी भी उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट्स, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7% चल रहा है. कोई हमें फ्री का पैसा नहीं देता है, पर उनको मिल रहा है. उनको मेडिकेयर भी मिल रहा है, जो मेडिकेयर नॉर्मल सिटीजन्स को 62 इयर्स की एज के बाद मिलता है, वो उनको कभी भी मिल रहा है. मेडिकेयर होता है जो गवर्नमेंट देती है, जो मेडिकल बेनिफिट्स, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको फ्री में मिल रही हैं. सो द थिंग इज, वेयर वी हैव कम टू इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, जहां गवर्नमेंट खुद ये अलाउ ही नहीं कर रही, ये पुश कर रही है फॉर ऑल दीज इलीगल्स नॉट ओनली टू कम टू यूएस बट ऑल्सो गो टू द यूरोपियन कंट्रीज. एंड यूरोपियन कंट्रीज वो बात तो कर रहे हैं, वो जानते भी हैं, उनके टॉप जो एस्टैब्लिशमेंट है, कि these people who are coming in are not aligned to their values, whether democratic values हों या progressive values हों या liberal values हों, वो जैसी भी वो डिफाइन करते हैं अपने आप को. पर
वो फिर भी आ रहे हैं. अब थोड़े बहुत इन्होंने डिपोर्ट किए हैं 28, 29, but that is not going to take out the millions who are coming in. So there is a very clear research on all this. खुद यूरोपियन कमीशन की प्यू रिसर्च की कि उनकी जो ईथॉस है, जो उनका वैल्यूज हैं, जो उनका माइंडसेट्स हैं, वो कैसे हैं. तो अगर देखो ये पूरे सिचुएशन को, तो क्वेश्चन आप ये पूछोगे कि अगले 25 साल में यूरोप और यूएस कहाँ खड़ा होगा, बिकॉज पॉपुलेशन वुड हैव स्वॉप्ड. उनकी जो यूरोपियन यूनियन जो है, वहां पर जो लोग आ रहे हैं, अगर हम देखें जो वो होती है, वो कितने वो बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, राइट. अगर लाइक वो वाला रेट देखें, तो उनका जो रेट है वो है 2.6 फॉर अ मुस्लिम वुमन इन यूरोप. एंड दिस इज अ प्योर रिसर्च, मेरा नहीं है, ये प्योर रिसर्च का है फिगर. फॉर नॉन मुस्लिम वुमन that is 1.6. So basically one child less completely. The replenishment rate is 2. अगर 2 से नीचे है, that means that population will not replenish the next generation. So अगर हम इस तरह से देखें, within a matter of 20 to 25 years, वो बहुत सारी रिसर्च की गई है कि कितना इंक्रीज होगा, कितना नहीं होगा. We are actually looking at a much higher rate than 20% of like swapping. So like what I'm trying to say is there is a big population crisis that is that we are looking at in the Western countries, and it is almost as if they are pushing for it. So there's a very high elite. See, there's an American military industrial complex, and now there is a European military industrial complex that is building up. This military industrial complex का एक बड़ा interesting सा feature है. They have, US has by far the biggest military in the world, by far the biggest. And Europeans are not there right now, but they are trying to build themselves at the same level. Yet they have lost all the wars. By some एक कुछ वो figures हैं, जो studies हैं, वो ये कहती हैं कि $132 trillion जो हैं, वो जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो लीडर्स हैं, उनके पास गए हैं फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स पेयर. अगर हम इसको ढंग से देखें तो हमें समझ में आएगा कि दिस इज द लार्जेस्ट वेल्थ ट्रांसफर इन ह्यूमन हिस्ट्री. $132 trillion have gone in the last 60-70 years from taxpayers to the elite. ये एलीट के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, उनके पास एआई का स्ट्रेंथ है, ऊपर से दे आर पुशिंग फॉर पॉपुलेशन स्वैप टू हैपन. व्हाई? बिकॉज ये लोग वो होंगे जो वापस जवाब नहीं दे सकते, जो ज्यादा कमा नहीं सकते, जो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते. तो इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, उनको यूज भी किया जा सकता है अगेंस्ट द अदर कंट्रीज एंड सोसाइटीज. They have always used Muslim Brotherhood and they were the ones who created it. उन्होंने बहुत यूज किया है इसको, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है और जो इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट हैं, चाहे वो इजिप्ट के हों हसन अल बन्ना, चाहे पाकिस्तान में मौलाना मौदूदी हों, इन सब के पीछे CIA, MI6 और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का हाथ था. और उसके बारे में मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा. देयर इज इनफ डॉक्यूमेंटेशन बिहाइंड इट. So, अगर हम उस तरह से देखें, they are actually building up populations in Europe and US जिनको आगे यूज किया जा सके. क्योंकि आप एक चीज बड़ा ध्यान से देखना कि इस समय जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, AI की, जीनोम मैपिंग की, मेडिसिन की और बिग डेटा की, इससे ये हो सकता है कि हम ये लोग अगर चाहें तो एक इंसान को भी टारगेट कर सकते हैं. इतना ज्यादा इनके पास प्रिसाइज एम्युनिशन है. एक खास इंसान को वायरस देके मारा जा सकता है. ये आपको मैं एक ब्लैक लिस्ट करके एक मूवी आई थी, मूवी नहीं सीरीज है, अगर आपने देखा हो मैंने देखी है. करेक्ट. उसके अंदर एग्जैक्टली यही है ना कि यू मैप द जीनोम ऑफ द पर्सन और उसके स्पेसिफिक एक डिजीज या वायरस कुछ ऐसा बनाओ या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करो
जिससे उस पर्टिकुलर इंसान को ही मार सकते हैं और बाकी किसी को, मतलब इतना आगे आ चुका है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक वो देता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। टारगेट में जो यहाँ बहुत बड़ा एक यहाँ चेन है, वो फ्लायर्स भेजता है सबके घर में। तो एक आदमी जो है वो एक फ्लायर वो ना वो पिछले 3-4 हफ्ते के फ्लायर्स लेके गया और टारगेट के जो मैनेजर था उससे बोला कि मेरे घर में ये फ्लायर्स क्यों आ रहे हैं विद थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो मैनेजर कहता है मैं जाके पता करता हूँ, तो मेरे को 1 हफ्ता दो। जब तक वो 1 हफ्ते में वापस रिप्लाई करता, तब तक उस बंदे को समझ में आ गया और पता चल गया कि उसकी जो टीनेज डॉटर है वो प्रेग्नेंट थी। मतलब जो बात बाप को नहीं पता थी, वो बात टारगेट को पता थी। बेस्ड ऑन के वो क्या खरीदते थे, वो लड़की किन-किन आइल्स में जाके खड़ी होती थी, चीज़ें देखती थी, वो सब उन्होंने मैप करके ये वो समझ लिया और फ्लायर्स भेजने शुरू कर दिए कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है और इसीलिए आपको इन-इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर देखो एक टारगेट अगर एक जो स्टोर है अगर वो ये कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्या-क्या कर सकती है विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव ऑफ सोशल मीडिया एंड द रेस्ट ऑफ थिंग्स। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर पॉपुलेशन दैट दे कैन कंट्रोल। इस बट ये तरीके भी से करके इस कंट्रोल नहीं, मैं क्रॉस क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम्स को ला रहे हैं, ठीक है माना, बट इनको भी तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते ना। दे आर वो नॉट हमें कंट्रोल लगता है वो हमें वायलेंस। लगता है कि नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अगर उनको अगर वो एक केव में बैठे हों अफगानिस्तान में या सीरिया में या कहीं और या इराक में, तो उनको टारगेट करना उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर वो आपके अपने देश में है और आपके पास उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, उनकी सोशल मीडिया एवरीथिंग, उनको आप पूरी तरह से ट्रेस कर सकते हो। सीसीटीवी कैमरास हैं जो उनके फेस की पूरी मूवमेंट्स वगैरह सब देख सकते हैं। तो आप ये समझो कि उनको टारगेट करना, स्पेसिफिकली टारगेट करना, जैसे आप कह रहे थे वो जीनोम वाला, वो दैट इज वेरी ट्रू। एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज भी है, वो सबको देखनी चाहिए एक्चुअली, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेटफ्लिक्स। तो यू कैन टारगेट एवरीवन। तो अगर आपके अपने देश में है तो आपको टारगेट करना आसान है। चाइना तो ऑलरेडी कर रहा है। चाइना ऑलरेडी हैज दिस मॉडल, राइट? चाइना जो वो सीसीटीवी कैमरास और सारे इंफॉर्मेशन लेकर वो एक एक इंसान को खुद वो टारगेट करें। दैट इज अ मॉडल दैट वेस्ट एंड यूएस वांट टू गो टू। यू अंडरस्टैंड? सो बेसिकली वो चाहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरा मानना है, अगर आप ध्यान से देखो, वी आर एक्चुअली लुकिंग एट अ सिचुएशन लाइक हंगर गेम्स। अगर आपने हंगर गेम्स मूवी देखी हो कि कुछ एलीट हैं और बाकी गरीब लोग हैं, उनको वो कंट्रोल भी करते हैं और उनसे मजे भी लेते हैं। एंटरटेनमेंट होती है उनकी, जब उनको लड़ाते हैं आपस में और मरवाते हैं, और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। ये हंगर गेम सिनेरियो वो सिर्फ वेस्ट में ही नहीं, वो पूरी वर्ल्ड में चाहते हैं। इसीलिए इंडिया को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है और ऐसी गवर्नमेंट है जो किसी की सुन नहीं रही, जो बिकी हुई नहीं है। पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस भारत की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो बिकी हुई नहीं है। नहीं तो अब तक सब बिके हुए थे। तो जैसे वो है ना, एक बड़ा अच्छा शेर है एक वो गाने में, कि कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं कि बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। जब हम बिके हुए थे तो हम कुछ कर ही कैसे सकते थे? बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको कंट्रोल करने के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं? मतलब यही एक हो सकता है, लाइक दे विल स्टार्ट टारगेटिंग देम इंडिविजुअली। जब वो करोर्स में अभी इनकी माइग्रेशन हो रही है, इट्स नॉट इवन इन लैक्स नाउ, करोर्स में हो रही है। हाउ विल दे इंडिविजुअली टारगेट देम? वो तो ऑलरेडी एक गेटोस में जा रहे हैं, एक खास एरियाज में जा रहे हैं। वो पूरी पॉपुलेशन में फैल नहीं रहे जैसे इंडियंस फैल गए हैं, या जो बाकी प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग, वो फैले हैं। जो असिमिलेट हो जाते हैं वो असिमिलेट भी नहीं होते, तो एक ही जगह पे होते हैं। तो वो एक जगह पे लोगों को रख के इट इज इजियर टू टारगेट देम। अगर वो फैल जाते, असिमिलेट हो जाते पूरी पॉपुलेशन में और फिर भी वैसा दिमाग रखते, फिर करना मुश्किल था। और
एक एक चीज टारगेट हो सकती है उनकी। मतलब उनको ये लगता है लोगों को कि हम घेटोस में रहते हैं और किसी को आने नहीं दे सकते, आने नहीं देंगे, तो इसका मतलब हम सेफ हैं। वो सेफ नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट से और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उससे वो एक एक चीज की खबर रख सकते हैं उनके फोन से। दे आर न्यूमरस थिंग्स वो जिससे अगर टारगेट कर सकता है एक सिंपल इस बात से वो क्या खरीद रहे हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज जिसे कह रहे हैं लोग जो यूज हो सकती है वो दैट इज द करेंसी इटसेल्फ, बिकॉज इफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज मतलब आ जाती है, तो वो सिर्फ एक डिजिटल एक डिजिटल करेंसी नहीं है, उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग भी है। अगर वो इंसान अगर कोई हार्ड पेपर करेंसी नहीं रहती, अगर डिजिटल करेंसी होती है, अगर वो इंसान एक खास एरिया से बाहर जाता है तो वो करेंसी वो सस्पेंड की जा सकती है। अगर इंसान एक खास चीज खरीदता है तो भी वो करेंसी सस्पेंड की जा सकती है। अगर वो इंसान किसी और को पैसे देता है तो वो भी पैसे सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो ये करते हैं ना, जो सैंक्शंस लगाते हैं कि आज से तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रोजन हो गया फॉर ऑल द रशियंस, ऐसे ही वो किसी और के साथ भी हो सकता है अगर वो डिजिटल करेंसी हो। तो आप ये देखो कि आने वाले टाइम में जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो ऐसी है कि नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ टारगेटिंग ऑफ जीनोम, बिग डेटा, सीसीटीवी, बट ऑल्सो हेल्थ। मतलब अब अगर पेंडेमिक कर दें और सबको बोलें कि अगर आपको यहीं रहना है, एक खास एरिया में रहना है, इनफैक्ट ऑलरेडी बात हो रही है 15 माइल सिटीज की। 15 माइल सिटीज में यू ओनली लिव इन 15 माइल्स एंड यू डोंट गो आउट ऑफ 15 माइल्स। इफ यू गो आउट ऑफ 15 माइल्स, आपकी करेंसी, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ सस्पेंड वो किया जा सकता है, आपको जाने नहीं दिया जाएगा बाहर, तो आपको उसी जगह पर रखा जाएगा। तो ये वाली पॉपुलेशंस जो हैं ये तो बनी बनाई हैं उस चीज के लिए, क्योंकि ये रहती गेटों में ही है। ये ऐसा नहीं है कि असिमुलेट करती हैं, तो पर इनको यूज किया जा हाँ, उसी सकता है। से हाँ यूज किया। एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया हुआ है, यूके में 5000 एम्प्टी होटल बेड्स का, मतलब 5000 कमरे होटल्स के अंदर हायर करके उनका बिल पे किया जा रहा है, इस उम्मीद में कि यहाँ पर इमिग्रेंट्स आएंगे, मुस्लिम्स आएंगे दूसरों देशों से और यहाँ रहेंगे। मतलब पागलपंती इस हद तक बढ़ चुकी है कि अभी आए नहीं है और 5000 बेड्स उनके लिए ऑलरेडी बुक है, उसका होटल का बिल पे किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन? हाँ एक्चुअली यूएस में ये हो चुका है। यूएस में जब इमिग्रेंट्स आए थे उनको होटल्स में रखा गया था, और अच्छे अच्छे होटल्स में रखा था। वो क्या एक वो होटल है वहाँ न्यूयॉर्क में, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट दैट इज अ आइकॉनिक होटल। उस होटल के पूरे रूम्स दे दिए गए थे उनको। वो एक के बाद एक दूसरे तीसरे होटल में जा रहे थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं था, और क्योंकि उनको तो मिल नहीं रहा था सब कुछ। और फिर उसके बाद बॉस्टन में जो उनकी मेयर है उसने ये तक कह दिया कि आपको अच्छे सिटीजन होने के नाते इनको खुद के घर में भी रखना चाहिए। मतलब बेसिकली वो सिर्फ एक सजेशन दे रही थी, बट इट कुड आल्सो बी अ मैंडेट। तो अगर आप देखो तो यहाँ बहुत आगे तक निकल गई बात, और यही बात वो यूके वाले तो बहुत पीछे रह गए हैं। मतलब यूके वाले बहुत पीछे रह गए हैं, इमेजिन। अच्छा, सिर्फ इन्होंने नहीं किया है, कतर ने भी रिसेंटली कुछ एक डिपुटेशंस किए एंड दैट इज वेरी स्ट्रेंज कि कतर क्यों कर रहा है। अगर सॉरी ये एग्जैक्ट वाला नहीं है, मैं निकाल रही थी कि वो करे तो करे, समझ में आता है स्वीडन और बाकी के कंट्रीज, बट वाई कतर? कतर का क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में? कतर ने आई थिंक वो पाकिस्तानी को ज्यादा किया है। उनका वो प्रॉब्लम शायद ये हो रहा है कि जो एक तो ये हुआ है पिछले कुछ सालों में, पिछले आई थिंक एटलीस्ट 10 years में, जो पाकिस्तानी हैं जो जहाँ जा रहे हैं वो या तो लोअर लेवल पे के लोग होते हैं, कई जगह तो बेगर्स जाते हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से निकाला गया उन लोगों को, पाकिस्तानीज को, ये कह के कि ये तो बेगर्स हैं, यहाँ पर आके यहाँ बेगिंग करते हैं और बाकी लोगों को तंग करते हैं। तो उन्होंने ये बहुत
बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया था वहां पर। तो इसलिए भी वो लोग उन लोगों ने, बिकॉज कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में उन लोगों को निकाल रहे हैं जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से आते हैं। वो लोग वो हैं जो लोएस्ट रंग पे हैं और बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं है, और वहां जाके या तो क्राइम्स करते हैं या बेगिंग करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिससे पाकिस्तान की जो जो रेमिटेंसेज हैं वो एकदम गिरी हैं। क्योंकि अगर अगर मैं देखूं, अगर मैं यूएस में देखूं, तो पहले ऐसा होता था कि जो डॉक्टर्स, जो इंजीनियर्स जो आते थे पाकिस्तान से, वो लगभग रेशो में उतने ही होते थे वर्सेस द पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड इंडिया, जितने इंडिया में होते थे। मतलब उनके वहां से भी आते थे, इंडिया से भी आते थे। पर 1990s के बाद अगर हम देखें तो उनके वहां से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आने बंद हो गए। उनके वहां से इलीगल आ रहे थे और लोएस्ट रंग के लोग आ रहे थे, वो लोग जिनको आईएसआई पुश करता था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ह्यूस्टन में भी हैं, बाकी जगह पे भी हैं, जिनको आईएसआई ने पुश किया और वो बॉलीवुड के शोज करते रहे हैं, बिकॉज उनको पैसे मिलते थे और बॉलीवुड का साथ था, एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी। वो बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत करते हैं, पर उनके जो प्रोफेशनल्स हैं वो आने कम हो गए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 20-25 साल में जो मैंने यहाँ देखा है, मुझे आईटी में एक्सेप्ट फॉर मे बी 6 to 10 पाकिस्तानीज, मैंने और ज्यादा नहीं देखे। 8 से 10 पाकिस्तानी 20-25 साल में तो बहुत कम है, जबकि इंडियंस तो वहां यहाँ इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, कुछ कहने की हद नहीं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो और खराब हो गया है, और जो बाहर जा सकते थे लोग वो नहीं जा पा रहे हैं, और जो जाते हैं लोग वो या तो लोअर एजुकेशन होते हैं या वैसे बेगर्स टाइप होते हैं। तो ये कारण है क्यों ये कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया उनको वापस भेज रहा है। ट्रू जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। देखते हैं ये कितना कामयाब रहेगा, बट आपको लगता है कितना कामयाब रहेगा आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से? डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट कूल कि आप इनको 2 4 10 को वापस भेज रहे हो, बल्कि करोड़ों में आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं? अब तो शिप्स भर भर के जा रही हैं, बोट्स भर भर के जा रहे हैं, जैसे वो ना सब्जी मंडी लेने जाते हैं सामान आए मुझे आए, बिकॉज बीइंग अ वुमन, मैं घर गृहिणी हूँ ना, तो मेरा तो कंपैरिजन, क्या बोलते हैं, कंपैरिजन पॉइंट बहुत आसपास के ही होते हैं ना। तो ऐसा नहीं लगता जैसे सब्जी मंडी जा रहे हो तो वो चैनल क्रॉस करके, आई मीन कैन यू सी देम, ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही है कि वो तैर तैर कर जा रहे हैं, दे आर क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन, दे आर क्रॉसिंग रिवर्स, बोट्स के अंदर कहीं से भरकर। आप पोलैंड के बॉर्डर पर नीचे खड़े हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो टीयर गैस के गोले छोड़ रहे हैं और पॉक फेंक रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक की वीडियोस आ रही है कि पॉक फेंक रहे हैं कि चले जाए, बट नहीं जा रहे हैं वहां से। सो वो दे तो पोलैंड में है, बाकी पोलैंड जगह में, तो उनको बड़ा वो कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तो पोलैंड और हंगरी में फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं वापस भेजने की। आर द व्हाइट्स रेजिस्टिंग? क्योंकि व्हाइट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस। अभी थोड़ी देर पहले की एक बात है, आई थिंक जर्मनी की एक वीडियो आई है जहां पर एक बच्ची के ऊपर, आई थिंक शी इज अ स्कूल किड, क्योंकि उसने स्कर्ट पहनी हुई है और बाल लंबे से ब्राउन, मतलब यू नो द गोल्डन ब्राउन कलर के, कम से कम कुछ नहीं तो 20-30 मुस्लिम लड़के, अफ्रीकन मुस्लिम लड़के उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, एंड दे आर गर्ल्स, उनकी लड़कियां कम नहीं, एंड दे आर गर्ल्स वर एंजॉयिंग। सो मतलब ये रिटेलिएशन नहीं आएगा इसका, इतने जो मास स्केल पे हो रहा है? उन्होंने वो कल्चर रिटेलिएशन हुआ ना अभी पीछे जो यूके में हुआ, वो रिटेलिएशन ही हुआ था। पर अनफॉर्चुनेटली जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी उनके साथ है, क्योंकि क्या हुआ, इवन कोर्ट्स हुआ गया है कि वो लोग जो इवन इस वो राइट्स हुए थे, बेसिकली वो राइट्स कहते थे, जो जो वाइट्स हैं यूके के, दे वर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मुस्लिम्स वहाँ के जो हैं और इमिग्रेंट्स। तो इन्होंने जो कोर्ट है, एक कोर्ट ने तो उस इंसान को 20 महीने की जेल दे दी जिसने सिर्फ ट्विटर में इस चीज के बारे में लिखा था कि ये जो प्रोटेस्ट हैं जो एंटी इमिग्रेंट्स यूके, के अगेंस्ट में, मतलब जो हाँ लोग इमिग्रेशन को अपोज कर रहे हैं उन्हीं को उठा रहे हैं, मतलब अपने ही लोगों को अरेस्ट कर करके जेल में डाल रहे हैं। करेक्ट। तो बेसिकली उनका तो आवा बिगड़ा हुआ है, मतलब उनकी हालत काफी, उन्होंने जो ये लिबरल प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज जो हैं वो इस कदर वहां पर उन्होंने बुरा हाल कर दिया है कि
एक डिसफंक्शनल सोसाइटी होगी। तो इवन लोग जो बोल सकते हैं वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास और कोई चारा रहेगा नहीं सिवाय वायलेंट अपराइजिंग के। एक ऐसा टाइम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की सिचुएशन बन रही है उस तरह की सिचुएशन में ऐसी ही चीज पॉसिबल हो सकती है और कुछ हो नहीं सकता। जैसे मुझे याद है कि 2008 में मैं हर साल मैं वो करता था, वो प्रिडिक्शंस डालता था कि अगले साल क्या होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएस में। तो जब मैंने इंडिया की प्रिडिक्शन लिखी थी 2008 के एंड में, मैंने ये लिखा था कि जिस तरह की सिचुएशन हुई है, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन और पॉलिटिकल सिचुएशन, इट विल बी इम्पेरेटिव कि अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हमारे पास कोई चारा रहेगा नहीं भारत के पास। हालांकि मैं जानता था कि उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये मेरे को गालियां देते थे कि नरेंद्र मोदी तो कहीं आसपास भी नहीं है, तो 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसे बन गई थी। अगर आप देखो ध्यान से, इतनी करप्शन और इतना वो प्रताड़न हो रहा था कि लोगों को बोले नहीं दिया जा रहा था। उस सिचुएशन में सिर्फ ऐसा ही होता है कि पूरी पॉलिटी चेंज हो जाती है। तो वो पॉलिटी चेंज होते हुए हम देख रहे हैं, पर अगर और दबाया गया वहां पर तो उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय एक वायलेंट अपराइजिंग के। एंड ऐसा नहीं है कि वो वायलेंट अपराइजिंग सिर्फ इंटरनल फैक्टर से भी होगी, बाहर के लोग भी तो देख रहे हैं ना। आप रशिया के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हो, आप चाइना के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हो, तो वो भी चुप रहने वाले तो नहीं है, उनका भी इन्फिल्ट्रेशन तो है ही है ना। तो तो दे आर लुकिंग एट अ वेरी लाइक वेरी वायलेंट टाइम्स। मैं पिछले 4-5 साल से जिस जगह पे भी जाता हूँ मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो वो एक दो कंट्रीज के बीच में ऐसा नहीं होगा कि आप बम फेंकेंगे, मिसाइल्स फेंकेंगे। The next world war will be actually fought on the streets of Europe and the US, and there'll be no way out. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, तेज कपूर सर का दृष्टिकोण.com, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।